हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर हुआ। देखिए, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं आपके सामने डेली डोज के रूप में जो सीरीज़ में चलाता था उसको दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ और आज वो दिन आ गया है। आज मैं डेली डोज की पहली क्लास, जिसमें करंट की डेली डोज आपको रोज़ मिला करेगी, तो आप लोग तैयार हो जाइए इस डेली डोज के लिए। इसमें हम जो करंट पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा एनालिसिस भी किया करेंगे, उसका जो स्टैटिक जीके वाला पॉइंट है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सब आप जानते ही हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, लिख दिया है मैंने करंट की डेली डोज बाय अमित सर। तो इसमें जो करंट का पहला बिंदु है, आज जो करंट का पहला बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है ये 30 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है जो कि 3 सितंबर को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक संत हैं, संत जिनको सेंट जेरोम कहा जाता है। सेंट जेरोम, सेंट जेरोम की पुण्य तिथि, सेंट जेरोम की जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, पुण्य तिथि की स्मृति में, की स्मृति में हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इनकी पुण्यतिथि को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए, इन्होंने, ये जो सेंट जेरोम हैं, इन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, जो पुस्तक है बाइबिल, बाइबिल का अनुवाद किया था। तो ये बाइबिल के पहले अनुवादक हैं। सेंट जेरोम बाइबिल के पहले अनुवादक हैं, इसीलिए इनकी जो पुण्यतिथि है उसको अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप फटाफट मेरे साथ उतारते भी चलें, इसको लिखते भी चलें जल्दी जल्दी। अब इसके अलावा यहाँ से जो स्टैटिक जीके का एक पॉइंट बन सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें फटाफट या उतार लिया कीजिए। अब इसके अलावा जो यहाँ से एक स्टैटिक जीके का पॉइंट ये बन सकता है करंट की दृष्टि से, कि जो हमारा सितंबर माह है, उस सितंबर माह में प्रमुख दिवस कौन कौन से मनाए गए। देखिए, दिवस आपका स्टैटिक जीके का एक ऐसा पॉइंट होता है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नाम मैं लिख देता हूं, जैसे नारियल दिवस, नारियल दिवस। अब ये नारियल दिवस जो मनाया गया है, ये मनाया गया है 2 सितंबर को। नारियल दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर को मनाया गया है। जैसे 8 सितंबर आप सब जानते हैं क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया गया है कब? 8 सितंबर को। आप लिखते चलें साथ साथ, बेहतर नोट्स बनाएंगे बेहतर फायदा होगा। हमेशा मैं कहता हूं कि आपको नोट्स अच्छे बनाने चाहिए, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद देखिएगा, 16 सितंबर, 16 सितंबर
16 सितंबर को क्या है, रिकॉल करते रहेंगे, ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या है, ओजोन संरक्षण दिवस। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। रिकॉल करते रहें, लिखते रहें, बेहतरीन नोट्स बनाते रहें, जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस। अब आप सबको पता होना चाहिए भारत में विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व गैंडा दिवस। उतारते रहिएगा, साथ साथ उतारते रहिएगा। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर। और एक लास्ट और लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, एक लास्ट और लिख लेते हैं, 29 सितंबर हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस। ये जो विश्व हृदय दिवस है ये मनाया जाता है आपका 29 सितंबर। तो प्यारे साथियों, आपको इतने दिवस सितंबर माह से पता होने चाहिए। करंट का जो पहला बिंदु था, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सेंट जेरोम की मृत्यु हुई थी। सेंट जेरोम की पुण्य तिथि को यादगार बनाने के लिए अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सेंट जेरोम ने ऐसा क्या किया था कि उनकी स्मृति में अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो मैंने बताया कि वो बाइबिल ग्रंथ के पहले अनुवादक थे, यानी बाइबिल को पहली बार जो अनुवाद किया था वो सेंट जेरोम ने किया था। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। काफ़ी चर्चा में रहा होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार रहता है चर्चा में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान करेंगे, अगला बिंदु है करंट का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आप जानिएगा किसे चुना गया है। इससे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो आपको पता होगा मिथुन चक्रवर्ती। किसको चुना गया है? ये अभी हाल ही में घोषणा हुई है, ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। जिसने अपना जीवन फिल्मों के लिए समर्पित कर दिया हो, उन्हें यह दिया जाता है। अगर बात की जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो देखिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम था? ढूंढीराज। ये जो इनका वास्तविक नाम था, ये जो वास्तविक नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, इनकी स्मृति में दिया जाता है। इन्हीं की स्मृति में इनको भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, पितामह दादा को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? दादा को। तो इसीलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी नाम है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म, भारतीय सिनेमा की प्रथम फिल्म, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र इन्होंने ही डायरेक्ट की थी या इन्होंने ही बनाई थी? तो आप ध्यान रखें कि इन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। इन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, दादा कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। और आप समझिए कि इन्हीं के स्मृति में 1969 से ये जो पुरस्कार है ये 1969 से प्रारंभ हुआ है। कब से देना प्रारंभ हुआ है ये पुरस्कार? 1969 से देना प्रारंभ हुआ है। इस पुरस्कार में जो विजेता होता है उसे 10 लाख रुपए और एक कमल की प्रतिमा मिलती है। क्या मिलता है? 10 लाख रुपए मिलेंगे और कमल की प्रतिमा मिलेगी। और प्यारे बच्चों समझें, आप समझें इस चीज़ को कि ये जो पुरस्कार है ये जो 1969 में दिया गया था, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली बार पुरस्कार दादा साहब फाल्के दिया गया था तो ये किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। एक देविका रानी एक्ट्रेस थी भारतीय सिनेमा की। उन देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जो कि भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं, उनकी स्मृति में दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय सिनेमा में पूरा जीवन दे देते हैं, उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से जुटाएंगे। और चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा साइंस से आ रहा है, तो आप ध्यान दें, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और ध्यान कर लीजिएगा, ये जो दादा साहब ढूंढीराज फाल्के हैं, इनकी जितनी भी फिल्में होंगी वो बड़ी धार्मिक टाइप की, पहले भाई आप जानते हैं इन पहले जो फिल्में बनती थी वो बड़ी धार्मिक टाइप की बनती थी, जैसे भक्त प्रहलाद, जैसे हनुमान जन्म, है ना, इसी टाइप की जो है फिल्में इनकी बनती थी शुरू में। हनुमान जन्म, जैसे नल दमयंती, तो ये क्या है? नल दमयंती, ये सब इनके द्वारा बनाई गई कुछ भारतीय फिल्में हैं। ये भी आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका करंट का। अगला पॉइंट, एक मछली होती है कैटफिश, तो एक्सोस्टोमा सेंटियोना, एक्सोस्टोमा सेंटियोना, नाम ध्यान कर लेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं कि भैया अभी हाल ही में एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका क्या नाम है? या क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा कि हाल ही में एक्सोस्टोमा सेंटियोना नामक एक जीव की नई प्रजाति खोजी गई है, ये कौन सा जीव है, किस कैटेगरी का जीव है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है एक कैटफिश की प्रजाति है, कैटफिश की प्रजाति है, कैटफिश की नई प्रजाति है। आप ऐसा लिखेंगे, कैटफिश की क्या है? ये नई प्रजाति है। ठीक है, ये जो कैटफिश होती है एक मछली का रूप होती है, बेलनाकार टाइप की होगी, और इसका नाम, चूंकि इसके नाम में कैटफिश आ रहा है, तो कैटफिश मतलब जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बिल्ली से। अब बिल्ली का चेहरा आप गौर से देखेंगे तो जो बिल्ली के चेहरे के जो मुंह पर चारों ओर मूंछें बनी हुई होती हैं, बाल से निकले हुए होते हैं, बस वैसे ही इस मछली का वो फेस होता है। इस मछली के जो चेहरे हैं उस पर भी बाल निकले हुए होते हैं, इसलिए उसको कैटफिश कह दिया जाता है, बिल्ली जैसी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बड़ी बात ये है कि ये जो एक्सोस्टोमा है ये कैटफिश की एक नई प्रजाति है, लेकिन ये प्रजाति कहीं और से नहीं खोजी गई है, बल्कि हमारे ही भारत का एक स्टेट है नागालैंड। कहाँ से खोजी गई है? नागालैंड से खोजी गई है। बड़ी बात ये है, नागालैंड से खोजी गई है, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भैया हाल ही में एक्सोस्टोमा सेंटियोना जो कि कैटफिश की एक प्रजाति है वो कहाँ से खोजी गई है। अब जब बात आएगी नागालैंड की, तो देखिए नागालैंड के लिए आपको हमेशा एक नाम जरूर दिमाग में रहना चाहिए। नागालैंड जो है अपने जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो जाना जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव, ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, किसी भी परीक्षा में आ जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रख लेंगे कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। नागालैंड ने अभी हाल ही में एक और बड़ा काम किया है। नागालैंड ने एक और बड़ा काम किया है। नागालैंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ आपदा प्रबंधन बीमा योजना को लागू किया है। तो आप लिख दें इसको भी, आपदा प्रबंधन बीमा योजना। आपदा प्रबंधन बीमा योजना को प्रारंभ करने वाला नागालैंड भारत का पहला राज्य बन गया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते चले, साथ साथ नोट जरूर बनाइएगा। सिर्फ इस पे बोर्ड पर देखने से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस का ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कंटेंट आपको मिल जाता है फ़ोन के माध्यम से, आप इजीली कंटेंट ले पाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका एक डीमेरिट्स ऑनलाइन क्लासेस का यही है कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लास पढ़ने के बाद अपने नोट्स नहीं बना रहा है, जो पीडीएफ पे डिपेंड है या जो स्क्रीनशॉट पे डिपेंड है, उसको कहीं ना कहीं कम लाभ मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो वीडियो अगर आधे घंटे की बन रही है तो आधा घंटा आपकी वीडियो भी चले और उसको रोक रोक कर नोट्स भी बनाते चलें, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2024। अगला पॉइंट हमारा बनता है आईफा अवार्ड 2024। देखिए इनकी भी घोषणा भी हाल ही में कल या परसों में हो चुकी है, आईफा अवार्ड 2024। अब देखिए जो आईफा अवार्ड है ये आप जानते हैं, इसको आईफा अवार्ड को इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड बोला जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंडियन यानी आई, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या बन जाता है, आईफा बन जाता है। तो ये जो आईफा है आप सब जानते होंगे, चर्चा में रहे हैं शाहरुख खान। आईफा के लिए कौन चर्चा में रहे हैं, शाहरुख खान रहे हैं। तो देखिए आईफा की लिस्ट बता देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को। किसको मिला है जी, शाहरुख खान को। और आप सबको पता होगा कि शाहरुख खान को जो ये पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है, एक फिल्म इनकी आई थी, बहुत से लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम है जवान के लिए मिला है, ठीक है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है रानी मुखर्जी को। किसे मिला है जी, रानी मुखर्जी को मिला है। और एक इनकी फिल्म आई थी एक बच्चे के ऊपर, विदेशों में बच्चे के रखरखाव को लेकर कहानी थी, वो मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे सरकार के खिलाफ एक कहानी थी इनकी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे, ये इनकी मूवी का नाम है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा मैं आपको, ये आप देखिएगा। इसके बाद
इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म या फिल्म ही लिख लीजिए, चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जी एनिमल को। रणबीर कपूर की ये फिल्म आई थी, बहुत से बच्चों ने इसको देखा होगा, एनिमल की। और एक और लिख लेंगे इसमें, सर्वश्रेष्ठ निदेशक या डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। और ये अवार्ड आपका मिला है विधु विनोद चोपड़ा को। किसको मिला है? विधु विनोद चोपड़ा। और ये जो विधु विनोद चोपड़ा हैं, इन्हें किस फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला है? तो इन्होंने अभी एक फिल्म बनाई थी और बहुत ही शानदार, बहुत ही मोटिवेट करने वाली फिल्म है। आप छात्रों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। 12th फेल, एक IAS अधिकारी और उसकी प्रेम कहानी को इसमें दिखाया गया है। बहुत ही शानदार फिल्म है, ठीक है। तो ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईफा अवार्ड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम। आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड जल्दी उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला जो पॉइंट है वो आ रहा है गाय। अब आप कहोगे गाय कैसा पॉइंट हो गया? तो बिल्कुल, अभी एक स्टेट है जिसने गाय को राज्य माता, ठीक है, कैसी गाय को? देसी, विदेशी नहीं, देसी गाय को राज्य माता, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। देखिए, महाराष्ट्र इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, करंट को लेकर, सुर्खियों को लेकर, है ना। महाराष्ट्र के बारे में आप जानिएगा कि अभी हाल ही में इसने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफाइड पेंशन, महाराष्ट्र के बारे में जानिएगा, यूनिफाइड पेंशन योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। कौन बन गया जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के बारे में जानिए कि यहाँ पर महाराष्ट्र में अलोरा गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ पर अजंता की गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र में। और इसके बाद जानिएगा, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर कुंभ लगता है। ये कहाँ लगता है जी? नासिक में। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर गोदावरी नदी पर कुंभ लगता है। और ध्यान कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमाला है। सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में पड़ेगी, जो पश्चिमी घाट का ही क्या है? एक भाग है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है सह्याद्री पर्वतमाला, ये महाराष्ट्र में पड़ेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। और आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है बांग्लादेश से। अगला करंट का बिंदु आ रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश, ध्यान देंगे, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से क्या आ रहा है? तो बांग्लादेश से जो करंट का एक डेटा निकल कर आया है अभी हाल ही में, कि भारत में वर्ष 2024 की पहली
छमाही में, जो 6 महीने हो चुके हैं 24 के, पहली छमाही में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक बांग्लादेश से आए। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए। बहुत बड़ा पॉइंट है, एग्ज़ाम में आजकल इसी तरह के सवाल आते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम होकर लाइन वाइज सवाल दे देगा, पूछ लेगा ये सही है, वो सही है, ऐसा सही है, वैसा सही है। तो आप डेटा के रूप में तैयार करें कि वर्ष 2024 में पहली छमाही में भारत में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए हैं वो किस देश से आए हैं? बांग्लादेश से आए। अच्छा, बांग्लादेश की जब बात आए तो इस समय जो बांग्लादेश है वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। आप सबको पता होगा क्या हुआ है जी? सत्ता परिवर्तन हुआ है। और ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसके बाद वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अंतरिम सरकार उस सरकार को कहा जाता है जो संविधान के अनुरूप बनने वाली सरकार से ठीक पहले काम कर रही होती है, या जो जब तक संविधान के द्वारा सरकार का गठन ना हो जाए तब तक जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी होती है वो अंतरिम सरकार के पास होती है। इंटरिम गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर जो अंतरिम सरकार के पीएम बनाए गए हैं बांग्लादेश में, वो बनाए गए हैं मोहम्मद यूनुस। और प्यारे बच्चों, मोहम्मद यूनुस की जब बात आए तो एक पॉइंट और इनका ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में शांति का क्या मिल चुका है जी? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बांग्लादेश की जब बात आएगी तो इसमें एक बात और ध्यान रख लेगा कि एक अभी हाल ही में सैयद रहफात, देखिए बांग्लादेश में एक व्यक्ति हैं सैयद रहफात अहमद, ये जो हैं ये बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस, 25वें कौन बने हैं जी? चीफ जस्टिस, यानी बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं। एक बात और ध्यान कर लीजिएगा, ये जो बांग्लादेश है इसने अभी हाल ही में एक उत्सव मनाने की घोषणा की है और उस उत्सव का नाम है नजरूल उत्सव। क्या नाम है जी? नजरूल उत्सव। ये 2 दिवसीय कैसा उत्सव होगा? ये 2 दिवसीय ये उत्सव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। मोहम्मद यूनुस उस अंतरिम सरकार के पीएम बने हैं। मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल मिला था। इसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, पीएम का गठन हुआ, तो जो पुराने जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम आई थिंक कुछ इवले हसन करके था, उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर नए चीफ जस्टिस, आप नाम देख रहे हैं, सैयद रहफात अहमद को बनाया गया है या नियुक्ति की गई है। ये 25वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश के। इसके अलावा बांग्लादेश में हाल ही में एक नया उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई है जिसको क्या नाम दिया गया है? नजरूल उत्सव नाम दिया गया है। ये उत्सव 2 दिवसीय होगा और भारत में बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा क्या आए हैं? विदेशी पर्यटक आए हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एंड्रो गांव। लास्ट पॉइंट ये है एंड्रो गांव। क्या है जी इसका नाम? एंड्रो गांव। देखिए ये जो एंड्रो गांव है, मैं आपको बता दूं, ये एंड्रो गांव मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये एंड्रो गांव मणिपुर में है और इस गांव को पर्यटन ग्राम 2024
का दर्जा दिया गया है या का अवार्ड दिया गया है, का अवार्ड दिया गया है। ये जो गांव है इसको पर्यटन ग्राम या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का दर्जा दिया गया है एंड्रो गांव को। और देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एंड्रो गांव है इसको दर्जा देने का जो काम किया है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये दर्जा दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये पूरे भारत के ऊपर लागू होता है फैक्ट कि भारत में हाल ही में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम या पर्यटन ग्राम 2024 के पुरस्कार से नवाजा गया है। अब देखिए ये जो अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर है, इस सांस्कृतिक धरोहर को इसने अपने आप में संभाल के रख रखा है और उस जो धरोहर है उस धरोहर का नाम है पानम निंगथो मंदिर। पानम निंगथो मंदिर, पानम मैं लिख देता हूँ, पानम निंगथो मंदिर। ये मंदिर इस गांव में है और ये मंदिर इतना पुराना मंदिर है और इस गांव के लोग इस मंदिर को ऐसे रखे हुए हैं कि आज भी पूरे मणिपुर और अलग अलग राज्यों से इस मंदिर को देखने के लिए लोग इस गांव में जाते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कितना छोटा सा गांव है, इसने कैसे मेंटेन किया होगा। इसीलिए इस गांव को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। ठीक है, ये वाली बात आप समझिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक जीके हम मणिपुर के बारे में जान लें, थोड़ा सा स्टैटिक जीके किसके बारे में जान लें? मणिपुर के बारे में। तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये हो जाएगी कि जो मणिपुर है उसकी जो राजधानी है, उसकी राजधानी क्या है जी? उसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल राजधानी है। दूसरा, जो मणिपुर का राजकीय पुष्प है उसको जरूर जानना होगा। जो मणिपुर का राजकीय पुष्प है उसको शिरुई लिली कहा जाता है। और देखिए इसी पुष्प के उस पर मणिपुर में शिरुई लिली महोत्सव, शिरुई लिली महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो शिरुई लिली महोत्सव भी कई बार आ चुका है संस्कृति की दृष्टि से। तो देखिए ये आज की करंट की डेली डोज थी आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा कंटेंट और प्रयास यही कीजिएगा कि डेली नोट्स बनाइएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे डेली आज की क्लास से रोज़ पूछूंगा, जैसे कल क्लास लूँगा तो कल की क्लास से, परसों तो परसों की क्लास से, ताकि मुझे पता चले कि आपने अगर ये पढ़ा है तो आप इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है पर्यटन दिवस के बारे में, तो आपको बताना है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आज की वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है।